हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th। हमने पिछले लेक्चर में सेट्स को कंप्लीट किया था एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 देखेंगे जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ये लास्ट एक्सरसाइज वर्ड प्रॉब्लम की एक एक्सरसाइज है जहां पर आपको एक लास्ट चैप्टर का एक आखिरी फॉर्मूला पढ़ना है और एक आखिरी कंसेप्ट को पढ़ना है जो कहीं ना कहीं वेन डायग्राम से रिलेटेड है। आपको मतलब वहां पर वेन डायग्राम भी दिखेगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है क्योंकि ये सिर्फ क्लास 9th में आपको काम नहीं आएगी। ये अगर फ्यूचर में आप कोई और कोर्स में जाते हैं या कोई और आगे फर्दर स्टडीज़ करते हैं, जैसे क्लास 11th में पहुंचते हैं या कोई एप्टीट्यूड एग्जाम्स को देते हैं, तब भी आपको ये कंसेप्ट काफ़ी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला दिखाता हूँ जिस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला ये है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है। एन ऑफ ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब मन में आपके याद होगा सर ये एक्चुअली में है क्या। हम एक एक करके इस फॉर्मूले को डिकोड करते हैं। अगर सपोज करो मेरे पास एक सेट में नंबर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। सेट बी में मेरे पास नंबर्स दिए हुए हैं 5 6 7 8 9 10। ठीक है, एक एक करिएगा। एन ऑफ ए का मतलब क्या है वो सुनो। एन ऑफ ए का मतलब है इसमें हम एलिमेंट्स काउंट करेंगे कितने हैं 1 2 3 4 5 6। तो इसमें 6 एलिमेंट है, यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अगर मैं एन ऑफ बी की बात करूं तो हम बी में देखेंगे बी में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो एन ऑफ बी भी कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। इतनी बात समझी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है जो ए और बी में कॉमन है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा जो ए और बी में कॉमन है। ए और बी में कितने नंबर्स कॉमन है देख लो 4 5 है, यहाँ पर 5 6 है और यहाँ पर भी क्या है 5 6। कितने नंबर कॉमन है 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। समझ आ गया। इतना आप समझे। अगर आपको इतना समझ गया, और एक चीज ये सब तो यहाँ तक हो गया। अब ए यूनियन बी का मतलब क्या है। ए यूनियन बी में यहाँ निकाल देता हूँ मैं। ए इंटरसेक्शन बी भी यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों में जो कॉमन था, कॉमन क्या था 5 6। ए यूनियन बी का मतलब क्या है। ए यूनियन बी का मतलब था आप ए और बी को मिलाते और पूरा लिखते। तो ए और बी को मिलाकर लिखो। तो ए और बी को मिलाकर लिखेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब दो बार अगर 5 6 आ रहा है तो आप एक ही बार 5 6 को लिखते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल 10 नंबर है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास 10 आ जाएगा। समझ गए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि एन ऑफ ए का मतलब था इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, वो क्या हो गया एन ऑफ ए। एन ऑफ बी का मतलब क्या था उस सेट में सेट बी में कितने एलिमेंट है वो। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था इंटरसेक्शन। ये साइन को हम लोग क्या कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं इंटरसेक्शन। और इंटरसेक्शन का दूसरा नाम क्या है। इंटरसेक्शन का दूसरा नाम है कॉमन। क्या नाम है कॉमन। तो ए और बी में क्या क्या कॉमन था वो लिख दिए। और ये साइन को हम लोग क्या कहते हैं, इस साइन को हम कहते हैं यूनियन। क्या कहेंगे यूनियन। यूनियन का मतलब क्या है ए प्लस बी माइनस कॉमन। याद रखना यूनियन का मतलब क्या है ए प्लस बी माइनस कॉमन। यानी कि यूनियन जब भी आया तो आपको याद रखना है कि आप ए और बी दोनों को लेंगे और उसमें से कॉमन को क्या कर देंगे हटा देंगे। तो इस तरह से आपके पास बेसिकली ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है एन ऑफ ए एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इतना पार्ट अगर आपको समझ गया तब हम आगे बढ़ते हैं। ये होने के बाद अगर इसी सिनेरियो को मैं वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने जाऊं तो मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं उसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकता हूं, देखो हाँ ए में हमने एलिमेंट्स अगर वेन डायग्राम में हमें लिखना होता तो हम एलिमेंट्स देखते हैं ए और बी में कॉमन कौन सा है। ए और बी में कॉमन है तो हम ऐसे बनाते थे, पता होगा। ए और बी में जो कॉमन है वो लिख दो। क्या कॉमन है 5 6 क्या है कॉमन है। और क्या बचा है यहाँ पर 1 2 3 4 है 1 2 3 4 है।
यहाँ 5 6 हो गया, यहाँ क्या है 7 8 9 और फेयर इनफ। इतनी बात समझ गए आपको? हाँ, तो अब यहाँ पर कॉमन क्या आ गया आपके पास, 5 6 क्या आ गया, कॉमन आ गया बेसिकली। तो ये जो कॉमन था वो आपने यहाँ लिख दिया, तो वेन डायग्राम से हमने इसको क्या कर दिया था, रिप्रेजेंट कर दिया था। ठीक है, अच्छा। और अब यानी कि इस फॉर्मूले को एक तरह से वेन डायग्राम में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वो देखो वो कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये देखो कुछ, अगर मैं इसको इस नंबर के हिसाब से रिप्रेजेंट करने जाऊँ, चलो मैं एक काम करता हूँ, तो मैं एक्सरसाइज में बताता हूँ इसमें क्या करेंगे। फिलहाल के लिए इतना पार्ट आपको तो समझा होगा कि यहाँ पर जो हमने किया है, यानी कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, आप ए को भी लेंगे बी को भी लेंगे, बट ए और बी के कॉमन को हटा देंगे। ए का मतलब एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स लेंगे जो किसमें आ रहे हैं, सेट ए में आ रहे हैं। बी का मतलब क्या होगा, वो एलिमेंट्स लेंगे, उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेट बी में। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन होता है वो। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो एक्सरसाइज समझो कि एक्सरसाइज में क्या दिया हमने। ठीक है, ये काफी बच्चों को कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज होती है, कुछ लोगों को लगता है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज नहीं है। अगर आपको वेन डायग्राम क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन देखो क्या है, 1.4 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एन ऑफ ए दिया हुआ है 15, एन ऑफ ए दिया है 15, एन ऑफ ए यूनियन बी दिया है 29, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है 7। आपको पूछा है एन ऑफ बी कितना होगा, ये आपको पूछा है। ठीक है, कैसे निकालेंगे ये देखो। आपके पास फॉर्मूला तो एक ही है जो आपने पढ़ा, बोलो फॉर्मूला क्या है। एन ऑफ ए यूनियन बी का आपके पास फॉर्मूला है, बताओ एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपके पास फॉर्मूला है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो दिया हुआ है। एन ऑफ ए यूनियन बी का आपके पास वैल्यू दिया हुआ है क्या है 29, तो यहाँ क्या लिखेंगे 29 लिख देंगे। एन ऑफ ए का वैल्यू क्या है आपके पास 15 है, तो आप 15 लिख देंगे। एन ऑफ बी आपको पता लगाना है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या दिया है 7 विद माइनस साइन, -7 लिख दिए। ये तो से ऐड नहीं हो सकता, तो 15 में से क्या माइनस होगा, 7 माइनस होगा। जब 15 में से आप 7 को माइनस कर देंगे, तो 15 में से अगर 7 को माइनस किया तो आपके पास कितना बच जाएगा, 5 निकल गया, 10 हो गया, और ये 8 बच जाएगा आपके पास। प्लस यहाँ पर क्या आएगा, एन ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, इतना समझे आप। इसके बाद आप इस 8 को क्या कर दो, यहाँ लेकर चले आओ, तो 29 में से क्या माइनस हो जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर एन ऑफ बी आ जाएगा। 29 में से जब 8 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 21, और एन ऑफ बी आपका क्या आ गया 21 आ गया। काफी सिंपल प्रॉब्लम था पहला वाला, सब्स्टिट्यूशन करना था और प्लस माइनस करना था। याद रखना ये इसके साथ में ऐड नहीं हो सकता। मैं फिर रिपीट करता हूँ, एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, जिसमें एन ऑफ ए भी आता है, एन ऑफ बी भी आता है, बट एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम निकाल देते हैं उसके अंदर। और एन ऑफ ए का मतलब क्या है, ए में कितने एलिमेंट है वो। एन ऑफ बी का मतलब क्या है, बी में कितने एलिमेंट है वो। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, ऐसे एलिमेंट जो दोनों में क्या है, कॉमन है। अच्छा, यहां तक होने के बाद अब हम जाएंगे सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। सेकेंड प्रॉब्लम काफी इंटरेस्टिंग है। मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि आप उसका क्वेश्चन रीड कर लें, फिर हमारे साथ में प्रॉब्लम को करें। क्वेश्चन क्या है वो देखो। सेकेंड वाले के लिए क्वेश्चन ये है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। एक हॉस्टल है, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स कितने 125 स्टूडेंट्स हैं, आउट ऑफ विच 80 ड्रिंक टी। ठीक है, 80 क्या ड्रिंक करते हैं, टी ड्रिंक करते हैं। 60 ड्रिंक कॉफी। ठीक है, 60 क्या ड्रिंक करते हैं, कॉफी ड्रिंक करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद 20 ड्रिंक्स बोथ टी एंड कॉफी। 20 ऐसे स्टूडेंट हैं जो टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफी। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना ही टी पीते हैं, ना ही क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। ये कैसे निकालेंगे, देखो हम हमेशा ए और बी को लेते हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम्स में हम ये डिफाइन करेंगे कि ए क्या है, हम ये डिफाइन करेंगे कि बी क्या है, हम ये डिफाइन करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, हम ये डिफाइन करेंगे कि ए यूनियन बी क्या है, फिर उसके बाद सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में पहला जो है हम क्या लेंगे,
ए क्या लेंगे, लेट ए स्टूडेंट्स, पहले क्या है क्वेश्चन में, टी है कॉफी है, टी है, तो स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी, क्या ड्रिंक करता है वो, टी ड्रिंक करता है। बी क्या लेंगे बताओ, स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफी, क्या ड्रिंक करता है, कॉफी। ठीक है, ये तो बताओ अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हमें क्या पता था, कॉमन। तो ऐसे कॉमन स्टूडेंट्स मतलब क्या, जो चाय भी पिए और कॉफी भी पिए, जो यहाँ पर भी हो और यहाँ पर भी हो, तो क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, स्टूडेंट्स हु ड्रिंक बोथ, है ना, तो दोनों, जो यानी कि टी भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ए यूनियन बी क्या होगा, हाँ अब इस पर थोड़ा सा एलॉबरेट करते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा। ए यूनियन बी मैंने कहा था, ए यूनियन बी में क्या था, जिसमें हम कॉमन को निकाल लेते हैं, ए को भी लेते हैं और बी को भी लेते हैं। तो ए क्या है, ए वो है जो टी पीते हैं, बी वो है जो कॉफी पीते हैं। तो ए यूनियन बी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ए यूनियन बी को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे स्टूडेंट या तो जो सिर्फ चाय पी रहे हैं और या तो जो सिर्फ क्या पी रहे हैं, कॉफी, पर ये दोनों को लिखा जाएगा इकट्ठा, होंगे अलग अलग, मतलब कुछ स्टूडेंट जो सिर्फ टी पी रहे हैं और कुछ स्टूडेंट जो कॉफी पी रहे हैं, जो उनमें वो स्टूडेंट नहीं आएंगे जो दोनों पीते हैं, मतलब ये वाले स्टूडेंट नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम, स्टूडेंट्स who drink either tea, या either बोल दो, either tea और कॉफी। ठीक है, ये होने के बाद अब n ऑफ a बताओ, यानी कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपको टी पीते हुए दिखेंगे, वो कितने, 80, कितने 80। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपको कॉफी पीते हुए दिखेंगे, वो कितने हैं, 60। और ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो आपको दोनों पीते हुए दिखेंगे, वो कितने, वो आपको दिखेंगे टोटल 20, बराबर। अब आपको ए यूनियन बी तो नहीं पता, आपको वो स्टूडेंट्स नहीं पता जो सिर्फ टी पी रहे हैं या सिर्फ कॉफी पी रहे हैं, पर उसका फॉर्मूला है आपके पास, क्या फॉर्मूला है बताओ, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये पढ़ा है ना हमने फॉर्मूला। ठीक है, एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए है 80, एन ऑफ बी क्या है 60, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या है 20, बराबर। ये 80 और 60 को प्लस कर दो तो 8 + 6 14 होता है, तो 140, और इसमें से 20 को माइनस कर दो तो ये कितना आएगा 120। ये 120 क्या है बताओ, अगर आपको प्रॉब्लम समझा है ये, तो आपको बताने आना चाहिए कि 120 क्या है। बेसिकली बेटा ये 120 वो बच्चे हैं जो या तो टी पी रहे हैं या तो क्या पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, दोनों नहीं। ठीक है, पर हमें ये नहीं पता लगाना, हमें वो बच्चे पता लगाने हैं जो ना ही टी पी रहे हैं ना ही कॉफी पी रहे हैं। अब ध्यान दो, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, स्कूल में टोटल बच्चे कितने हैं, 125 हैं। 125 में से 120 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो टी पीते हैं या तो कॉफी पीते हैं, यानी 5 बच्चे, 125 में से 120 को माइनस कर दो तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो ना ही टी पी रहे हैं और ना ही क्या पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, बराबर। तो लास्ट में हमारा आंसर कैसे निकलेगा, therefore students who do not drink either tea, who do not, sorry मैं do not मिस कर गया, who do not drink either tea और कॉफी, जो दोनों नहीं पीते हो कितने होंगे, 125 में से आपको कितने माइनस करेंगे 120, यानी कि 5, यानी कि 5 बच्चे बेटा ऐसे हैं जो ना ही आपको टी पीते हुए दिखेंगे ना ही आपको कॉफी पीते हुए दिखेंगे। तो होपफुली ये सब तुमको समझ में आएगा। इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो, पर वो बहुत सिंपल और
शॉर्ट हो जाएगा और वो अलाउड नहीं है करना, मतलब आपको इस तरह से ही जाना है, तो मैंने इस तरह से ही बताया। अगर आप चाहते हो तो ये एक्सरसाइज को सिर्फ हम वेन डायग्राम के बेस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। फेयर इनफ, जाए हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो समझ में आएगा पूरी एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला लगाना है और कोई फॉर्मूला है नहीं, ठीक है। तो एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए, स्टक हो जाओ, तो ये फॉर्मूले को यूज करने का सोचो, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करने का सोचो, ठीक है। यहां तक होने के बाद अब हम जाएंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जस्ट अ मिनट। हाँ, थर्ड क्वेश्चन क्या है पहले ये देख लो। थर्ड क्वेश्चन इसी के बेसिस पर है, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या दिया देखो, इन ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम था जिसमें 50 स्टूडेंट किस में पास हो गए, इंग्लिश में पास हो गए। 60 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स, 60 स्टूडेंट्स किस में पास हो गए, मैथ्स में पास हो गए। 40 स्टूडेंट्स पास इन बोथ दिस सब्जेक्ट। 40 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास हो गए, दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट बताओ जो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में क्या हुए हो, एटलीस्ट बोला है। अच्छा, मैं यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब बता देता हूँ जिन्हें नहीं पता। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट का मतलब ये होगा, एटलीस्ट 1 दिया है तो आप 1 से ज्यादा भी जा सकते हो। तो यहाँ पर 1 से ज्यादा कितने सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट है। तो हमें वो उतने स्टूडेंट्स को पता लगाना है, वो स्टूडेंट्स पता लगाना है जो दोनों में पास हुए हैं। मतलब एटलीस्ट 1 बोला है, मतलब फेल तो कोई हुआ नहीं है यहाँ पर। तो एटलीस्ट 1 बोला तो या तो एक में या तो दोनों में पास हुए हैं, वो पता लगाना है। अब सबसे पहले जो भी करना है तुम्हें, जैसा भी तुम्हें समझ में आया, एटलीस्ट का ये लिख लो। आपको जो भी इसमें समझ में आया, उसमें सबसे पहली बात क्या है, उसमें सबसे पहली बात तो बेटा ये है, आपको ए लिखना है, बी लिखना है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए यूनियन बी क्या है, वो लिखना है, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एन ऑफ ए को डिफाइन कर दो या ए को डिफाइन कर दो, ठीक है। हाँ, तो क्या डिफाइन करेंगे हम लोग सेकंड वाले के लिए, हम डिफाइन करेंगे एन ऑफ ए को डिफाइन कर लो। पहला कौन है, इंग्लिश में मैथ्स है, स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, पास इन इंग्लिश। जो इंग्लिश में पास हुए हैं वो स्टूडेंट्स, वो कितने हैं, एन ऑफ ए निकालना तो वो कितने हैं टोटल, 50 है। कितने हैं, 50, ठीक है। उसके बाद एन ऑफ बी लिखते हैं। एन ऑफ बी क्या होगा बताओ, एन ऑफ बी होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स, बराबर। मैथमेटिक्स में जो पास हुए हैं वो, जो मैथ्स में पास हो कितने स्टूडेंट्स हैं, 60। कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन मैथमेटिक्स वो कितने हैं, 60 है। अब आपको ये बताओ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, खुद से बोलो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन बोथ, है ना। ऐसे स्टूडेंट जो क्या हुए हैं, दोनों में पास हुए हैं, वो कितने हैं, दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 40 स्टूडेंट पास इन बोथ दी सब्जेक्ट्स, बराबर। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा। एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा वो बताओ, एन ऑफ ए यूनियन बी वो स्टूडेंट होंगे जो या तो इंग्लिश में पास हुए हैं या तो मैथ्स में पास हुए हैं, पर उनमें से कौन से स्टूडेंट को हम निकाल देते हैं जो कॉमन है, मतलब जो दोनों में पास हुए। तो क्या आएगा बताओ यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन आइदर ऑफ सब्जेक्ट, मतलब जो या तो इंग्लिश में पास हुए हैं या तो मैथ्स में पास हुए हैं। तो वो हमें नहीं पता, तो हम वो निकाल दें। उसको निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बताओ एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास फॉर्मूला है। एन ऑफ ए कितना है बताओ, 50 है। एन ऑफ बी कितना है हमारा बताओ, 60 है। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 40 है, बराबर।
60 और 40 को ऐड कर दो, 60 और 50 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 110, उसमें तो 40 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 70। इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये प्रॉब्लम समझा है तो लास्ट में आपको इसका मतलब बताने आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेसिकली ये है 70 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो इंग्लिश में या तो मैथ्स में पास हुए हैं, और उनमें से कौन से स्टूडेंट्स को हमने निकाल दिया था, जो दोनों में पास हुए उसको निकाल दिया था। आपको ये बताना था ना एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए। ये कौन है, ये कितने सब्जेक्ट में पास हुए बच्चे, ये 2 सब्जेक्ट में पास हुए बच्चे। मतलब आप बोलेंगे सर एक ही सब्जेक्ट का निकाला था, बेटा मैंने कहा एटलीस्ट है वहां पर, और एटलीस्ट सॉरी, और एटलीस्ट का मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब ये है कि आप एक से ज्यादा जा सकते हो जहां तक मैक्सिमम लिमिट है, और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 2 थी। तो इस तरह से आपका यहाँ पर सवाल खत्म होता है। तो उनको कोई भी डाउट आएगा इसमें तो कमेंट सेक्शन में फौरन मेंशन कर दो, सोचो मत कि डाउट छोटा है या बड़ा है, आप मेंशन तो करो उसको, फिर देखेंगे क्या कर सकते हैं उसका। ठीक है, अब हम जाएंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखो, पहले क्वेश्चन देख लो क्या है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। एक सर्वे किया गया था जिसमें 220 स्टूडेंट्स देखे गए जिनकी हॉबी क्लास 9 में क्या है, टोटल 220 स्टूडेंट्स देखे गए, out of which 130 students inform about their habit as rock climbing and 180 students inform about their hobby as sky watching। तो उसमें से 220 बेसिकली 130 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने रॉक क्लाइंबिंग अपनी हॉबी कहा, और 180 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने स्काई वॉचिंग अपनी हॉबी कहा। उसके बाद देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ दी हॉबी। उसमें 110 ये क्वेश्चन देखो पीछे भी था सेम, कुछ लोग टी पीते थे, कुछ लोग कॉफी पीते थे, और कुछ लोग दोनों थे, कुछ लोग मैथ्स में पास हुए, कुछ लोग इंग्लिश में पास हुए, और कुछ लोग दोनों में पास हुए। यही तो क्वेश्चन है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी वन ऑफ द टू हॉबी। याद आया है क्वेश्चन कौन सा है, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट ड्रिंक ईदर ऑफ दी, ईदर टी और कॉफी। याद आया, पहला वर्ड प्रॉब्लम मतलब सेकंड वाला। ओके, अब ये डिस्क्रिप्शन के बाद अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हमें ये निकालना था कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना ही उनकी कोई एक हॉबी है, मतलब ना ही स्काई वॉचिंग है, ना ही ये क्या बोलते हैं कौन सी हॉबी है, रॉक क्लाइंबिंग, उनमें से कोई भी हॉबी नहीं है। तो सबसे पहले हम वो स्टूडेंट्स को निकालेंगे जिनकी हॉबी कोई एक है, या तो स्काई वॉचिंग है या तो क्या है, रॉक क्लाइंबिंग है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एन ऑफ ए यूनियन बी निकालेंगे। एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर एन ऑफ ए क्या है हमारे पास 130 है, एन ऑफ बी क्या है हमारे पास 180 है, और ये क्या आ जाएगा 110। तो ये हो गया 130, इसमें 180 से 110 चला गया तो 70 होगा, और ये टोटल कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। ये 200 का मतलब क्या है बताओ, अगर क्वेश्चन समझा है तो 200 का मतलब भी समझेगा। 200 का मतलब ये है कि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई एक ही हॉबी है, या तो स्काई वॉचिंग है, या तो क्या है रॉक क्लाइंबिंग है, या तो क्या है स्काई वॉचिंग है, बराबर। पर हमें ऐसे स्टूडेंट्स निकालने हैं जिनकी कोई एक भी हॉबी नहीं है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा टोटल कितने स्टूडेंट्स है, 220 स्टूडेंट्स है। तो अगर 220 स्टूडेंट्स हैं तो हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स who do not have either नहीं लिखते हैं क्वेश्चन में, either लिखोगे तो कोई एक हो जाएगा, who do not have any hobbies, तो कितने होंगे 220 में से 200 को माइनस कर दो, तो ये 20 बच्चे ऐसे हैं जिनकी कोई भी हॉबी नहीं है। तो होपफुली पहला क्वेश्चन समझा होगा। 200 वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी कोई भी एक हॉबी थी, तो टोटल 220 बच्चे थे। तो 220 बच्चे में से 200 बच्चे ऐसे थे जो दोनों में से कोई एक हॉबी करते थे, तो 20 बच्चे जो बच गए वो कोई भी हॉबी नहीं करते। ये इसका पहला पार्ट हो गया। अब करेंगे हम इसका दूसरा पार्ट। इसके दूसरे पार्ट के लिए क्या है, इसके दूसरे पार्ट के लिए हमें क्या पूछा है वो देखो। इसके दूसरे पार्ट के लिए हमें ये पूछा है
how many of them follow the rock climbing only and how many of them follow only sky watching? ऐसे कितने बच्चे जो सिर्फ एक हॉबी करे, या तो रॉक क्लाइंबिंग करे या तो स्काई वॉचिंग करे। अब ये ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पर एक वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, ये रॉक क्लाइंबिंग के लिए है, ये स्काई वॉचिंग के लिए है, तो सबसे पहले कॉमन लिख दो 110 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं, मतलब उनकी हॉबी रॉक क्लाइंबिंग में भी जाती है, उनकी हॉबी कहाँ जाती है, स्काई वॉचिंग में भी जाती है। तो ये 110 स्टूडेंट्स अगर ले लिए यहाँ पर जो रॉक क्लाइंबिंग में, तो टोटल रॉक क्लाइंबिंग में देखो कितने स्टूडेंट्स है, 130 है। तो 130 में से अगर 110 तो मैंने यहाँ लिख दिया, ये टोटल सर्कल कितने का होना चाहिए, रॉक क्लाइंबिंग वाला अगर अलग से लिखो तो कितने का होना चाहिए, 130 का होना चाहिए। बट 130 में से ऑलरेडी मैंने 110 ये कर दिया, मेंशन कर दिया, तो ये इसमें डिफरेंस कितना है, 20 का, तो यहाँ क्या आएगा 20। वैसे ही टोटल जिनकी स्काई वॉचिंग की हॉबी हो कितने, 180 है, तो 180 में से यानी कि ये सर्कल कितने का होता, 180 का होता। 180 में से मैंने ऑलरेडी 110 को माइनस मेंशन कर चुका हूँ यहाँ पर, बराबर, तो यहाँ कितना होगा 70। देखो यहाँ पर 110 और 20 130 हो रहा है, 110 और 70 180 हो रहा है, समझ में आया ऐसे। तो ये 20 क्या है, ये 20 वो बच्चे जिनकी हॉबी सिर्फ और सिर्फ क्या है, रॉक क्लाइंबिंग, और ये 70 स्टूडेंट्स वो है जिनकी हॉबी सिर्फ और सिर्फ क्या है, स्काई वॉचिंग। तो इसको लिखेंगे कैसे हम, इसको लिखने का तरीका है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन के लिए अगर आपको एग्जाम में से पूछ लिया जाए, स्टूडेंट्स हैविंग rock climbing as their hobby, जिनकी हॉबी सिर्फ और सिर्फ क्या है, रॉक क्लाइंबिंग है, वो कितने होंगे, वो कैसे पता लगेगा, उसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल 130 में से क्या माइनस कर देंगे, 110 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20, बराबर। और थर्ड वाला क्या है बताओ, थर्ड वाला था, ये सब सेम होगा, स्टूडेंट हैविंग स्काई वॉचिंग, ठीक है, स्काई वॉचिंग एज देयर हॉबी, सिर्फ उनकी स्काई वॉचिंग हॉबी होगी, तो वो कितने होंगे, 180 में से कितना माइनस कर देंगे, 110 माइनस कर देंगे, तो वो कितना आ जाएगा 70। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम जाएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन में एक वेन डायग्राम आपको दिया हुआ है, और वेन डायग्राम देने के बाद आपको कुछ चीज़ें पूछेंगी, ठीक है, इसको लिख लिया है आपने, हाँ, तो ये वेन डायग्राम आपको दे दिया गया है। इस वेन डायग्राम के बाद आपको कुछ बातें और कुछ चीज़ें पूछी हुई है, तो उसको कैसे करेंगे, देखो, उसको करने के लिए सबसे पहले आपको एक वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा, जो हमारे पास वेन डायग्राम है, तो हम उस वेन डायग्राम को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ A है, यहाँ B है, ये X है, ये Y, ये Z है, ये M है, ये N है, ये P है, ये Q है और ये R है। यहाँ पर S है, यहाँ पर T है और यहाँ पर U है। आपको कुछ पूछा है, आपको इसमें पूछा है, आपको A बताना है क्या है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। आपको B बताना क्या है, और आपको बताना है कि A यूनियन B कितना है, वो बताना है। फिर आपको चौथा जो है वो आपको यूनिवर्सल सेट बताना है कि यूनिवर्सल सेट क्या है। उसके अलावा आपको बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें आपको बताना है कि A डैश क्या होगा, उसके बाद आपको बताना है कि B डैश क्या होगा, और आपको बताना है कि 7th वाले में आपको बताना है A यूनियन B द होल डैश क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले A लिखो, तो A का खाली सर्कल ट्रेस करो, ये पूरा A है ना, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाए, M N यानी कि दोनों में आ रहा होगा। तो A के अंदर क्या आ रहा है पहले वो लिख लो। A के अंदर आ रहा है बताओ X Y Z M N, तो X Y Z M और N, ये हो गया A के लिए, बराबर। B के लिए क्या आएगा बताओ, B के लिए चेक करेंगे आप, तो P Q R M N होगा, P Q R M N, ठीक है।
अब आपको निकालना है ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकाल लो, ए और बी को मिलाकर लिख दो जो क्या है, और कॉमन जो है वो एक ही बार आएगा, तो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और फिर से एम एन आ रहा है तो उसको लिखेंगे नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी आ गया। अब आपको यूनिवर्सल सेट पूछा है, यूनिवर्सल सेट में सब आता है जो इस बॉक्स के अंदर होता है, तो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और क्या आएगा, एस टी। तो ये पहला हो गया था, ये दूसरा हो गया था, ये तीसरा हो गया आपके लिए, मैं चौथा यहाँ लिख देता हूँ। यूनिवर्सल सेट क्या होगा, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर एस एंड टी, तो ये क्या हो गया आपका, यूनियन हो गया। अब आपको क्या पूछा है, ए डैश पूछा है, क्या पूछा है, ए डैश। हमने ये पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में कि ए डैश कैसे निकालेंगे या ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, याद आया, ए कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता था जिसके अंदर ए के जो भी एलिमेंट्स है वो नहीं आएंगे, उसको छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो मेरे को बताओ ए में क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड एम एन आ रहा है, तो एक्स वाई जेड एम एन को छोड़ के जो बचा है वो सब लिख दो। क्या बचा है बताओ, पी क्यू आर एस टी बराबर, और फिर बी डैश निकालना है। बी डैश के लिए कैसे निकालेंगे बताओ, वो सारे एलिमेंट जो बी में आ रहे हैं उसको छोड़ दो, तो पी क्यू आर एम एन को छोड़ दो, पी क्यू आर एम एन को छोड़ दो, जो जो बचा है वो लिख दो। तो क्या आएगा बताओ, एक्स वाई जेड एस और टी। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये क्या हो गया तुम्हारा, बी डैश हो गया। लास्ट आपको पूछा है ए यूनियन बी दी होल डैश पूछा है, तो ए यूनियन बी में जो भी आ रहा है उसको छोड़कर लिखो। कहां से लिखते हैं हर सेट को, जब भी कॉम्प्लीमेंट होता है याद रखो, आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करके लिखते हो। फिर से बता रहा हूं, जब भी आप यूनिवर्सल सेट को लिखते हो, मतलब सॉरी कॉम्प्लीमेंट को लिखते हो, तो आप उसको यूनिवर्सल सेट से कंपेयर करके लिखते हो। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, ए यूनियन बी द होल डैश निकालना है, तो ए यूनियन बी द अगर होल डैश निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए ए यूनियन बी में क्या आ रहा है, एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर, ये सबको छोड़ दो। इन सबको छोड़ने के बाद आपके पास क्या बचा वो लिखो, तो एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर छोड़ दो, क्या बचा, एस टी बच गया। तो ए यूनियन बी दी होल डैश में आपको क्या मिल जाएगा, एस टी मिल जाएगा। समझ गए, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी दी होल डैश। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, प्लस आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। होपफुली आपको सारी चीजें समझने आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो बिना झिझके बताओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि हम और बेहतर पढ़ाएं। और प्लीज थोड़ा सा इसको इंटरैक्टिव सेशन बनाओ, डाउट्स बताओ, असाइनमेंट रेगुलरली सबमिट करो।